हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो है सोशियोलॉजी के लिए संस्था के कार्य एवं महत्व करेंगे। तो सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टीट्यूशन, तो उसके जो हम कार्य यानी कि फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस करेंगे कि उसकी क्या ज़रूरत पड़ी और उसके क्या क्या कार्य हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। किस लिए? कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और उसकी कार्य को दिशा देने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है, ये सभी को पता है। इसी कारण संस्थाओं का निर्माण होता है और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में उन्हें देखा जाता है। जब संस्थाएं आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करने का कार्य बंद कर देती हैं तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि जिस संस्था का निर्माण किया गया है आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, अगर वो आवश्यकता नहीं कर पा रही है पूरी, तो उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा, उस संस्था का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। यही बात स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्य को पराजित करने के अपने अधिकार पर जीवित नहीं हैं, अपितु केवल उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है, तो उनका मेन मुद्दा क्या आता है कि सेवा के लिए ही जो संस्था का निर्माण किया जाता है। जब वे सेवा करना बंद कर देती हैं तो कोई प्राचीनता या कोई भी पवित्रता उन्हें मरने से नहीं बचा सकती। मतलब उसका कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो उसको संस्था को बचाया जा सकते। तो शिक्षण संस्था, विवाह संस्था, परिवार नामक संस्था मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए उनका निर्माण किया गया है। अगला है व्यक्ति के कार्य को सरल बना देती है। संस्था का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि व्यक्ति के कार्य को सरल बनाया जा सके। संस्था मानव व्यवहार के सभी चरणों को एक सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है कि व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, उनके कार्यों की क्या दिशा होनी चाहिए, और इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण भी करती है और व्यक्ति साधारणतः इसी प्रणाली के अनुरूप जो है कार्य करते हैं। उनके कार्य को वो सफल भी बना देती है और उन्हें हर समय ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर है व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली और कुछ नियमों में परंपराएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का ही सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता स्वाभाविक ही पाई जाती है। अन्य शब्दों में संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार में अनुरूपता उत्पन्न करने या योग देती हैं। ठीक है, फिर यह व्यवहारों पर नियंत्रण करती है। कंट्रोल ओवर द बिहेवियर। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक संस्था व्यक्ति के कार्य की दिशा और व्यवहार को निर्धारित करती है और एक तरीका निश्चित करती है, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहार मानदंडों के विरुद्ध आचरण करता है उसे दंडित भी किया जाता है। संस्था जो है दंड भी दे देती है। इनके कहने का अर्थ ये है। परिवार और जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से समाज के सदस्यों के व्यवहारों को जो है नियंत्रित कर देती है। नियंत्रित इसलिए करती है, अगर कोई सदस्य समाज का सदस्य होता है, वो समाज के अनुरूप कार्य नहीं करता है, संस्था के अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो उसे दंड देने का भी पूरा अधिकार है, उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकती है। संस्कृति की वाहक होती है। क्यों होती है? कि संस्था जो है संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। संस्था के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा भी होती है, उसे जो है स्थायित्व प्रदान किया जाता है, वो स्थायी रहती है हमारे समाज में। परिवार जो है संस्कृति के हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन है। परिवार ही बच्चों का समाज की परंपरा, प्रथा, आचार व्यवहार, खान पान, धर्म आदि से परिचित कराता है और संस्कृति को स्थायित्वता भी प्रदान करता है। समाज की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक और शैक्षिक संस्थाएं भी संस्कृति को हस्तांतरित करने का कार्य करती हैं। फिर है स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। तो ये किस तरीके से होता है? संस्था व्यक्ति को स्थिति यानी एक पद प्रदान करती है। इससे संबंधित कार्य की भूमिका भी निर्धारण जो है संस्था द्वारा किया जाता है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति और एक स्त्री को पत्नी की पद प्राप्त होता है या परिस्थिति प्राप्त होती है और साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। एक महाविद्यालय में किसी को आचार्य की, किसी को व्यवस्थापक की यानी कि अध्यापक की, तो किसी को पुस्तकालय अध्यक्ष की स्थिति प्राप्त होती है और साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी होते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है संस्थाएं। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और इनसे
शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, संस्कृतियाँ जो हैं, संस्थाएं प्राकृतिक रूप से रूढ़िवादी होती है, क्योंकि ये पहले से चलती आ रही होती हैं और इनका कोई भी जल्दी से परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल देती हैं तो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार भी संस्थाओं में बदलाव लाना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं, समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो जाता है। कभी कभी संस्था प्रकृति में बांधक भी होती है। जब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बहुत कुछ बदल देती हैं तो समाजिक संस्थाओं को बदलना भी आवश्यक हो जाता है, परंतु रूढ़िवादिता के कारण साधारणतः नहीं बदलती। उपयुक्त से स्पष्ट है कि सामाजिक संस्थाएं अनेक उपयोगी कार्य भी करती हैं और ये कार्य व्यक्ति और समाज संस्था की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो कैसे लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्था और समिति में क्या अंतर है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।